इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। हम सभी को पता है कि विजय माल्या ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है जो कि करीब 9,000 करोड़ का था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और पर्सन है जिसने करीब इतनी साइज का फ्रॉड किया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो आज हम उसी पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। विजय माल्या ने जो फ्रॉड किया वो 9,000 करोड़ का था। उसके बाद नीरव मोदी ने फ्रॉड किया जो कि 14,000 करोड़ का था। लेकिन इन दो फ्रॉड के बीच एक और फ्रॉड हुआ जो किया विंसन ग्रुप के जतिन मेहता ने, और इस फ्रॉड की साइज थी करीब 7,000 करोड़ रुपए। जतिन मेहता का ये फ्रॉड उस टाइम इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड था, क्योंकि तब तक नीरव मोदी फ्रॉड नहीं हुआ था। एक और खास बात यह भी है कि जतिन मेहता और नीरव मोदी ये दोनों भी एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, गुजरात के पालनपुर से। जतिन मेहता ने 1985 में अपने बेटे के नाम पर सूरज डायमंड इंडिया लिमिटेड ये कंपनी शुरू की। उसके बाद डायमंड और ज्वेलरी की ही फील्ड में उन्होंने और भी कई सारी कंपनी शुरू की। बेसिकली वो बाहर की कंट्रीज से गोल्ड और डायमंड इंपोर्ट करते थे, फिर उनकी फिनिशिंग करके और उनसे ज्वेलरी बनाकर वो उसे एक्सपोर्ट करते थे। तो जतिन मेहता विंसन ग्रुप चलाते थे जिसमें कई सारी कंपनीज थी जो डायमंड और ज्वेलरी का काम करती थी। तो विंसन ग्रुप की कंपनीज अलग अलग बुलियन बैंक्स के गोल्ड खरीदती थी। बुलियन बैंक्स वो बैंक्स होती है जो गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा इनमें ट्रेडिंग करती है, साथ ही गोल्ड सप्लाई करने का काम भी करती है। तो विंसन ग्रुप की कंपनीज बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, स्टैंडर्ड बैंक पीएलसी लंदन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन दूसरी कंट्रीज की बुलियन बैंक से लोन के बेसिस पर गोल्ड खरीदती थी। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में पहले कई बार ऐसा होता था कि इंपोर्टर जो है यानी जो सामान लेने वाला है वो कई बार एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किए हुए सामान का पैसा ही नहीं पे करता था, या फिर कई बार इंपोर्टर सामान का पैसा तो पे करता था लेकिन उसे कई बार सामान ही नहीं मिलता था। तो इंटरनेशनल ट्रेड्स में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों भी अलग अलग कंट्री से होते हैं, तो उसमें पेमेंट का या फिर उस सामान का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरा ट्रेड खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स को यूज किया जाता है या फिर बैंकिंग सिस्टम को बीच में लाया जाता है ताकि ये जो ट्रेड है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। तो इस केस में जतिन मेहता की कंपनीज उन बुलियन बैंक से जो गोल्ड लेती थी वो लोन पर लेती थी। यानी जतिन मेहता का सिस्टम कुछ इस तरह था कि वो पहले बुलियन बैंक से लोन पर गोल्ड लेंगे, फिर उसकी फिनिशिंग करके और उसे ज्वेलरी बनाकर वो उनके कुछ कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और वहां से उन्हें जो पैसा आएगा उससे वो लोन का रिपेमेंट करेंगे। तो इस केस में जतिन मेहता और उसकी कंपनीज इंडिया में थी, वही है जो बुलियन बैंक्स है वो दूसरी कंट्रीज में थी। तो बुलियन बैंक्स किसी और कंट्रीज की कंपनी को डायरेक्टली लोन पर गोल्ड नहीं बेचती है, वो उस कंपनी से कहती है कि वो कंपनी उसकी ही कंट्री के किसी बैंक से उन्हें स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लाके दे। चलो तो समझते हैं कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेट से कि जतिन मेहता की कंपनीज उन बुलियन बैंक से लोन पर गोल्ड तो लेती है लेकिन बाद में उनका रिपेमेंट ही नहीं करती है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी केस में उन बुलियन बैंक्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दूसरी कंट्री में है, और ऐसी केस में इंडिया में आके डिफॉल्टर को पकड़ना ये उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और कई सारी कंट्रीज के केस में पैसा रिकवर करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और अपनी इसी रिस्क को कम करने के लिए वो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट मांगती है, यानी वो विंसन ग्रुप को कहेगी कि आप इंडिया की किसी बैंक से स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट ले लो और वो हमें दे दो, और उसके बेसिस पर हम आपको लोन पर गोल्ड दे देंगे। तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत अगर जतिन मेहता की कंपनीज उस लोन पर लिए हुए गोल्ड का पैसा नहीं चुकाती है तो फिर जिन बैंक्स ने उस ट्रेड के लिए जतिन मेहता की कंपनीज को स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दिया था वो बैंक वो पैसा चुकाएगी। तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए उस बुलियन बैंक को ये क्लियर हो जाता है कि उसे पैसा तो मिलेगा ही। अगर जिसने उनसे गोल्ड लिया है वो अगर पैसा नहीं भी देता है तो फिर जिस बैंक ने उस गोल्ड खरीदने वाली कंपनी को स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है वो बैंक वो पैसा चुकाएगी। तो जब जतिन मेहता को बुलियन बैंक से लोन पर गोल्ड खरीदना था तो उसने इंडिया के अलग अलग बैंक्स के पास स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्रोच किया। तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट देने के बदले में बैंक्स कुछ कमीशन चार्ज करती है, साथ ही वो उस कंपनी का डिटेल एनालिसिस भी करती है, ड्यू डिलीजेंस भी करती है, और उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि उस कंपनी को कितने अमाउंट का स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट देना चाहिए। यानी इस केस में जो इंडियन बैंक्स है उन्होंने जतिन मेहता की जो कंपनीज है उनका डिटेल एनालिसिस किया, उनका ड्यू डिलीजेंस किया, साथ ही कुछ पैसा उनके पास कोलैटरल रखने के लिए भी कहा, क्योंकि अगर जतिन मेहता की कंपनीज उन बुलियन बैंक्स के लोन को नहीं चुकाती है तो डायरेक्टली इंडियन बैंक्स को उसे चुकाना पड़ेगा। इसीलिए सेफसाइड के तौर पर कई सारी बैंक्स सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ काम करती है जो कई टाइम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं और जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग है। साथ ही वो उनसे कई सारी अमाउंट अपने पास कोलैटरल के तौर पर रखते हैं, यानी गिरवी रखते हैं। तो विंसन ग्रुप की कंपनीज कई टाइम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही थी। वो कई सालों से उन बुलियन बैंक से लोन पर गोल्ड ले रही थी, और उसके लिए वो कई सारी इंडियन बैंक से स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लेती थी और उसे वो उन बुलियन बैंक्स को सबमिट करती थी। जो इंडियन बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ये कई सालों से विंसन ग्रुप के साथ काम कर रही थी, और विंसन ग्रुप की कंपनीज
टाइम टू टाइम वो पेमेंट उन बुलियन बैंक्स को पे करती थी, जिसके चलते उन्होंने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया और ना ही डिफॉल्ट की वजह से इंडियन बैंक्स को वो पैसा चुकाने की नौबत आई। तो इंडियन बैंक्स का बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था और उन्हें स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने के बदले में अच्छी खासी कमीशन भी मिल रही थी। तो विंसन ग्रुप के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के चलते इंडियन बैंक्स लगातार उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाते चले गए। शुरुआत में जो क्रेडिट लिमिट 500,000 करोड़ रुपए थी, वो बाद में 2,000, 3,000 और 4,000 करोड़ के भी ऊपर चली गई। इन इंडियन बैंक से स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लेते वक्त जतिन मेहता ने इन बैंक्स को बताया था कि विंसन ग्रुप की कंपनीज जो गोल्ड इन बुलियन बैंक से इंपोर्ट करती है, उसकी फिनिशिंग करके वो उसकी ज्वेलरी बनाती है और यूएई में उनके कई सारे बायर्स हैं जो उस ज्वेलरी को खरीदते हैं। जतिन मेहता ने उन बैंक्स को कहा था कि यूएई में उनके 13 बायर्स हैं जिन्हें वो अपनी ज्वेलरी बेचते हैं। कई सालों तक सब कुछ बहुत सही चल रहा था। जतिन मेहता की कंपनीज भी लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही थी। बैंक्स भी उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर उनकी लिमिट बढ़ा रही थी। लेकिन फिर अचानक साल 2013 में कुछ ऐसा हो गया जिससे बैंक्स के होश उड़ गए। साल 2013 में बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, स्टैंडर्ड बैंक पीएलसी लंदन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन बुलियन बैंक्स को उन्होंने जो गोल्ड लोन के तौर पर विंसन ग्रुप की कंपनीज को दिया था, उसका पैसा उन्हें नहीं मिला, यानी विंसन ग्रुप ने डिफॉल्ट किया था। और जैसे कि हमने देखा कि जब इस केस में कि जो कंपनी लोन पर गोल्ड खरीदती है वो उस लोन का रिपेमेंट नहीं करती है, तो फिर जो बैंक उस कंपनी के बिहाफ पर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है उसे वो पैसा चुकाना होता है। तो विंसन ग्रुप की कंपनीज ने उन बुलियन बैंक्स को पैसा न चुकाने की वजह से जो इंडियन बैंक्स हैं उन्हें वो पैसा चुकाना पड़ा। इस पर विंसन ग्रुप ने कहा कि उनके जो यूएई में बायर्स हैं जो उनसे ज्वेलरी खरीदते हैं, उन्हें कुछ डेरिवेटिव ट्रेड्स में काफी ज्यादा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो पेमेंट कर नहीं पाए और उन बायर से पैसा न मिलने की वजह से हम भी बुलियन बैंक्स को पैसा पे नहीं कर पाए। उसके बाद इंडियन बैंक्स ने इस केस पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उन्होंने अपने बैंक के कुछ ऑफिशियल्स को यूएई भेजा ताकि उन बायर्स के बारे में पता चल पाए। वहां पर जाने के बाद उन्हें कई सारी चीजें ऐसी पता चली जिससे वो हैरान रह गए। जैसे कि जतिन मेहता ने बैंक्स को बताया था कि यूएई में उनके 13 बायर्स हैं, तो वहां पर 13 बायर्स तो थे, लेकिन उन सारे बायर्स को एक पर्सन ने कंट्रोल किया था जिसका नाम था हैतम सुलेमान अबू ओबैदा। और कई रिपोर्ट्स के अनुसार वो 8-9 सालों से विंसन ग्रुप की कंपनीज के साथ काम कर रहा था। और खास बात ये थी कि इन 13 बायर्स में से 10 कंपनीज साल 2012 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी शुरू हुई थी, और उनमें से 5 कंपनीज तो 25 जून 2012 इसी दिन इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिससे बैंक्स को पता चला कि उन्हें फंसाया गया है और ये सारे बायर्स फेक है। तो बैंक्स ने जतिन मेहता पर यह आरोप लगाया कि जतिन मेहता ने अपनी ही कुछ कंपनीज यूएई में फॉर्म की और दिखाया कि वो विंसन ग्रुप की कंपनीज के बायर्स हैं, यानी वो विंसन ग्रुप ने तैयार की हुई ज्वेलरी को खरीदते हैं। तो इस तरह जतिन मेहता ने इंडियन बैंक से स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिए और उनके बेसिस पर बुलियन बैंक से गोल्ड खरीदा और उससे ज्वेलरी बनाकर उसने वो ज्वेलरी अपनी ही यूएई की कंपनीज को भेज दी और बैंक्स को बताया कि सामने वाली कंपनीज ने पेमेंट नहीं किया है। लेकिन जब तक बैंक्स को ये सारा मामला पता चले तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक जतिन मेहता इंडिया छोड़कर भाग चुका था। तो ये सारा मामला बैंक्स को पता चलने से पहले ही जतिन मेहता अपनी पूरी फैमिली के साथ सेंट किट्स एंड नेविस इस कंट्री में चला गया। हमने देखा था कि बाद में नीरव मोदी ने भी ऐसा ही फ्रॉड किया था और फ्रॉड पता चलने से पहले ही वो भी कंट्री छोड़कर यूके भाग चुका था। तो जतिन मेहता के फ्रॉड बाहर आने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक और कई सारे बैंक्स ने जतिन मेहता के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, जिसके बेसिस पर सीबीआई ने जतिन मेहता, उसकी कंपनी विंसन डायमंड्स एंड ज्वेलरी और साथ ही ग्रुप की अदर कंपनीज और बाकी डायरेक्टर्स जैसे कि रमेश पारिक, रविचंद्रन रामासामी, इनके खिलाफ एफआईआर फाइल की और बैंक्स ने जतिन मेहता और उसकी कंपनीज को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। विलफुल डिफॉल्टर मतलब वो लोग या वो कंपनीज जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने लोन नहीं चुकाया। तो इस केस में तो जतिन मेहता और उसकी कंपनीज ने क्लियर कट इंडियन बैंक्स के साथ फ्रॉड किया था। और जब बैंक्स अपना पैसा रिकवर करने के लिए जतिन मेहता की कंपनीज और उसका घर तलाशने लगी तब उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी की केस की बात की जाए तो उसके केस में बैंक्स को अच्छी खासी रिकवरी मिली है, यानी बैंक्स ने करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। लेकिन जतिन मेहता की केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ज्यादातर ऑफिसेस लीज पर लिए गए थे और बैंक्स को कुछ खास ज्वेलरी भी नहीं मिल पाई। बस जतिन मेहता की माँ के नाम पर 1-2 फ्लैट्स थे। बैंक्स बच वहीं से कुछ पैसा रिकवर कर पाई। किसी भी कंपनी को स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट देते वक्त वो बैंक उससे कुछ अमाउंट गिरवी रखने के लिए कहती है। तो इस केस में इतनी बड़ी अमाउंट के लिए स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट देने के बदले में बैंक ने सिर्फ 250 करोड़ रुपए उनसे गिरवी रखे थे, जहां से सीबीआई को पता चला कि इसमें जरूर बैंक ऑफिशियल्स भी शामिल है और उन्होंने बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एफआईआर फाइल करना शुरू किया। साल 2018 में सीबीआई ने नई चार्जशीट फाइल की, जिसमें जतिन मेहता, उसकी वाइफ सोनिया और उसकी कंपनीज के अलावा बैंक्स के कई सारे फॉर्मर एमडीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल की गई और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो सेंट किट्स एंड नेविस जाने के बाद जतिन मेहता बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और बड़े आराम से वहां से अपने बिजनेसेस चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मोंटेनिग्रो इस कंपनी में अपनी 2 कंपनी शुरू की है, एक उसके नाम पर है और एक उसके वाइफ के नाम पर है। साथ ही उसने यूके में भी अपना बिजनेस शुरू किया है
जिसका नाम है डायमंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये फ्रॉडस्टर्स आखिर यूके क्यों जाते हैं और यूके में अपने बिजनेसेस बड़े आराम से कैसे चलाते हैं। तो उस पर ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस जतिन मेहता फ्रॉड मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, कैनरा बैंक और भी कई सारे बैंक्स का पैसा डूबा है और ये सारी बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो आप कह सकते हो कि अपना ही पैसा था जो हम सब टैक्स पेयर्स खो चुके हैं। इंडिया के फॉर्मर गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन ने उस टाइम पीएमओ को लेटर लिखकर इस मामले के बारे में बताया था। साथ ही ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी कहा था। तो हम देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों में इंडिया में कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं और फ्रॉड करने वाले बड़े आराम से इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं। तो सवाल यही है कि ये सब कब रुकेगा। जहां तक नीरव मोदी फ्रॉड और विजय माल्या फ्रॉड की बात है तो इन दोनों फ्रॉड्स को हमने अलग अलग वीडियोस में बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उन्हें भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।